नमस्कार एंड वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ व्हाट डज दिस डेटा से। आजकल जो हमारे अखबार हैं और जो डिजिटल मीडिया के चैनल्स हैं उस पर केवल चुनाव के बारे में ही खबरें आती हैं। एक तरह का ओवरडोज हो गया है। इससे और जो अहम खबरें हैं वो कहीं पीछे रह गई हैं। इन चुनावों का परिणाम हमारे राजनीतिक दल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारी जनता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन चुनावों में जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, फरवरी से लेकर और अगले जनरल इलेक्शन के आने तक बीच में कई बहुत ही खास चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक चुनाव बहुत ही खास है जो आने वाला है और जिसके बारे में शायद हम सब लोग भूल गए हैं और खबरों में भी ये एक साइडलाइन की तरह आ रहा है। और मैं जिस चुनाव की बात कर रहा हूँ उस पर ये जो 5 प्रदेशों का चुनाव है उनका परिणाम से उस पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इस आने वाले चुनाव के बारे में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग मैं डेटा प्रेजेंट करने वाला हूँ। कई लोगों का मानना ये है कि ये जो 5 प्रदेशों का चुनाव आ रहा है फरवरी में, वो 2024 के जनरल इलेक्शन का सेमीफाइनल है या एक ड्राई रन है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है और उसकी प्रेफरेंसेस जनरल इलेक्शन में और राज्य के इलेक्शन में अलग होती हैं। ऐसा हम पिछले 2 जनरल इलेक्शन से और प्रदेशों के चुनावों में हम ये देख चुके हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। हमारे यहाँ पे पूरे देश में 4120 असेंबली सीट्स हैं, उनमें से 690 सीट्स पर इलेक्शन होगा जो कि 16.7% के इक्विवेलेंट है, बराबर है। अगर इसी को लोकसभा के टर्म में देखा जाए तो ये 543 जो सीट्स हैं उनमें से 102 सीट्स के इक्विवेलेंट यहाँ चुनाव होगा जो कि 18.7% के बराबर है। तो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन जो है वो चुनाव में इन्वॉल्व होने जा रही है। अगला जो जनरल इलेक्शन 2024 में होगा उससे पहले और भी कई राज्य हैं जिनमें चुनाव होगा। उसमें है गुजरात, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटका। जो ये सारे राज्य 2023 में चुनाव के लिए जाएंगे। इधर इसमें जो असेंबली सीट्स हैं वो 546 हैं। तो टोटल मिला के फिर अगले जनरल इलेक्शन से पहले 1/3 से ज़्यादा असेंबली सीट्स में चेंज आने वाला है। इनमें से 2 राज्य हैं गुजरात और कर्नाटका। आपको याद होगा कि पिछली बार यहाँ पे बहुत ही क्लोज फाइट हुई थी और बाद में इलेक्शन के बाद भी काफ़ी फेरबदल हो चुके हैं। तो ये 2 स्टेट्स के परिणाम भी जो यूपी और के जो रिजल्ट्स हैं उससे इन पर भी अफेक्ट पड़ सकता है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो कि आने वाले हैं 2022 में, प्रेसिडेंट का जुलाई में और वाइस प्रेसिडेंट का अगस्त में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है और ये प्रेस में भी आ रहा है कि यूपी का इलेक्शन जो है हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन को अफेक्ट करेगा। तो आज का एपिसोड इसी के बारे में है। मैं आपको डेटा से दिखाऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं। तो आप लोग बने रहिए क्योंकि इस डेटा में मैं जो एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले 2-3 मिनट में मैं पहले ये बताऊंगा कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो किस तरह इलेक्ट होते हैं। जिन लोगों को ये पता है वो मेरे साथ बने रहे हैं क्योंकि ये मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन्हें ये नहीं मालूम है और इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आगे जो एनालिसिस है वो ये लोग समझ पाएँ। राष्ट्रपति जी का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो कि इलेक्टेड हैं ना कि नॉमिनेटेड। और जो सेकंड हैं वो हैं हमारे एमएलएस, वो भी जो लोग इलेक्टेड हैं ना कि नॉमिनेटेड।
तो ये सब लोग मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और इसके द्वारा हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के हर सदस्य के वोट की एक वैल्यू होती है। जो हमारे एमपी हैं उनके वोट की वैल्यू फिक्स्ड है, वो एक नंबर है, लेकिन जो हमारे एमएलएज हैं उनके वोट की वैल्यू उनके राज्य पर डिपेंड करती है, क्योंकि उस राज्य की पॉपुलेशन से वो नंबर डिराइव किया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं और इसके लिए जो जनसंख्या का बेस है वो 1971 माना गया है। एक उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश असेंबली का वोट की वैल्यू कैसे कंप्यूट हुई है ये बताता हूँ। आंध्र प्रदेश में 1971 की जो पॉपुलेशन थी वो 2,78,00,000 थी। यहाँ पे 175 असेंबली सीट्स हैं। तो पहले हम वहाँ की पॉपुलेशन को 1000 से डिवाइड करते हैं और फिर 175 से, ये फिगर जो आता है ये 159 आता है, 159। तो आंध्र प्रदेश का एमएलए की वोट की जो वैल्यू है वो है 159। अब मैं आंध्र प्रदेश को कंपेयर करता हूँ यूपी से। यूपी की पॉपुलेशन 1971 में 8,38,00,000 थी। इसको 1000 से डिवाइड किया, फिर 403 से, तो यहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू 208 आई। तो यूपी के जो स्टेट की जो वोट की वैल्यू है वो है 83,824, जबकि आंध्रा में केवल 175 एमएलएस थे, तो वहाँ के टोटल वोट की वैल्यू 27,825 है। इसी तरह हर स्टेट की वोट की वैल्यू कंप्यूट की जाती है। और इसका ये भी मतलब है कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है उनका जो इन्फ्लुएंस जो राष्ट्रपति जी का चुनाव है उस पर ज़्यादा होगा, और इसलिए यूपी जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देश में सबसे बड़ा वोट शेयर उत्तर प्रदेश का ही है। तो इसी तरह हम सारी स्टेट्स का कंप्यूट करते हैं वोट की वैल्यू। टोटल सीट्स 4,120 हैं और जो वैल्यू है वोट्स की वो है 5,49,495, 5,49,495। ये फिगर आप ध्यान में रखें क्योंकि मैं आगे भी इसको यूज़ करूँगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू। लोकसभा में 543 सीट्स हैं, राज्यसभा में 233, टोटल 776 एमपीज़ हैं। इसमें अभी मैंने स्टेट की जो वोट की वैल्यू कंप्यूट की है 5,49,495, उसको हम 776 से डिवाइड करते हैं तो एक वैल्यू आती है जो कि 708 है। तो एमपीज़ के टोटल वोट की वैल्यू 776 को मल्टीप्लाई किया 708 से तो वो होती है 5,49,408। ये जो थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेट और एमपीज़ के बीच में वो राउंडिंग ऑफ एरर है। तो फाइनली हमें मिलती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की टोटल संख्या। स्टेट्स 5,49,495, पार्लियामेंट 5,49,408, टोटल 10,98,903। तो इंट्रोडक्शन टू द इलेक्टोरल कॉलेज ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। प्रेसिडेंट को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए जब इलेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। अब एक छोटा सा गणित देखते हैं। ये गणित क्या है? ये एक कैलकुलेशन है जो कि मैंने किया है कि अगर राष्ट्रपति जी का चुनाव आज ही हो तो कितने वोट एनडीए जुटा पाएगा और कितने एनडीए के ऑपोजिशन जुटा पाएगा। ये कैलकुलेशन से ये पता चलेगा कि आज की स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लोकसभा से। लोकसभा में मेरे हिसाब से एनडीए के पास 379 सीट्स हैं, यानी कि 379। इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसके पास 301, फिर वाईएसआर कांग्रेस 22, लोक जनशक्ति पार्टी 6, जनता दल यूनाइटेड 16
और बड़ी पार्टियों में फिर बीजू जनता दल, सहयोगी पार्टी 12 और शायद बहुजन समाज पार्टी एनडीए के साथ जाए तो 10। इस हिसाब से 379 मैंने कैलकुलेट किया है। बट जो ये ब्लू में मैंने मार्क किया हुआ है, ये पार्टीज फेंस सिटर्स हैं। ये डिपेंड करता है उस समय मूड ऑफ द नेशन पर। अगर हवा का रुख दूसरी तरफ हो गया तो ये पार्टीज किधर भी वोट कर सकती हैं, इसलिए इनको मैंने अलग कैटेगरी में रखा है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए मैं 379 का फिगर लेके आगे बढ़ रहा हूँ। अब लोकसभा में देखते हैं नॉन एनडीए की वोट्स कितने हैं या सीट्स कितनी हैं। मेरे हिसाब से ये हैं 163 सीट्स हैं, विच अमाउंट्स टू वोट्स ऑफ 1,15,404 वोट्स। इसमें कांग्रेस के सबसे ज़्यादा हैं 53 सीट्स, शिवसेना 19, तृणमूल कांग्रेस 22 और डीएमके 24। ये 4 बड़ी पार्टीज़ हैं। बाकी सब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं जिन पे जो लोग 5 से कम सीट्स हैं और ज़्यादातर के पास 1 या 2 सीट्स हैं। नॉन एनडीए पार्टीज में भी फेंस सिटर्स हैं। इसमें मैंने शिरोमणि अकाली दल को इधर लिया है, जो इनकी बीजेपी से आजकल नहीं बन रही है, लेकिन ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है और इनके वोट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोकसभा का फाइनल टैली इस प्रकार है। टोटल सीट्स 542, एक शायद वेकेंट है। एनडीए की सीट्स 369, नॉन एनडीए पार्टीज 163। ये वोट शेयर वाइज 30% नॉन एनडीए का है और एनडीए का 70% शेयर है। तो लोकसभा में भारी बहुमत से एनडीए आगे है। अब देखते हैं राज्यसभा में एनडीए के कितने वोट्स बनते हैं। यहाँ पे भी बीजेपी सबसे आगे 88 सीट्स के साथ, वाईएसआर कांग्रेस 6, असम गण परिषद, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल मेन कंट्रीब्यूशन है 9 सीट्स है और एआईडीएमके 5। बाकी सब छोटे छोटी पार्टीज हैं। टोटल सीट्स इनकी बनती हैं 125 सीट्स, जिसका वोट वैल्यू 88,500 है। मैंने अगेन मार्क किया हुआ है अलग कलर में जो फेंस सिटर्स हैं, नेशनल पीपल्स पार्टी, इंडिपेंडेंट एंड बहुजन समाज पार्टी। अब देखते हैं राज्यसभा में ऑपोजिशन की सीट्स। इसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस 34 सीट्स हैं, डीएमके 10, तृणमूल कांग्रेस 13। ये मेजर पार्टीज़ हैं। फिर छोटी छोटी पार्टीज़ हैं 1-1, 2-2 या 5 सीट्स के साथ। टोटल इनकी सीट्स बनती हैं 100 और जिसकी वोट वैल्यू है 70,800। यहाँ पे भी फेंस सिटर मैंने शिरोमणि अकाली दल को माना है क्योंकि उनका पता नहीं है। वैसे वो बीजेपी के आजकल खिलाफ हैं, लेकिन शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो किधर भी वोट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पार्लियामेंट की वोट टैली आ गई है। लोकसभा की टैली में मैं राज्यसभा का जोड़ देता हूँ। तो टोटल सीट्स हैं 767। एनडीए के पास 504 सीट्स हैं दोनों सदनों में और नॉन एनडीए ऑपोजिशन के पास हैं 263। वोट शेयर वाइज ये अब 34% वर्सेस 66% हो जाता है, जो थोड़ा सा बेटर है जबकि दोनों सदन जोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी एनडीए बहुत आगे है। ये जो फिगर्स मैं इस टेबल में दिखा रहा हूँ ये 2024 तक ज़्यादा नहीं बदलेंगे। एक आधा कोई क्रॉसओवर हो सकता है, कुछ बाई इलेक्शन हो सकते हैं, बट उससे जो बेसिक डेटा है, वैल्यूज़ हैं, वो नहीं बदलेंगी। अब चलते हैं राज्यों की ओर। ये भी मैं 2 हिस्सों में दिखा रहा हूँ। पहले हम देखेंगे वो राज्य जहाँ पे एनडीए पावर में है। तो ये हैं स्टेट्स आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक। जो पहला कॉलम है उसमें असेंबली सीट्स दिखाई हैं और दूसरे कॉलम में एनडीए के पास कितनी सीट्स हैं ये दिखाया है। ये टोटल 17 राज्य हैं जहाँ पे एनडीए पावर में है। टोटल सीट्स इन राज्यों में है 2041, जिसमें से एनडीए के पास 1335 सीट्स हैं। ये है एक 65
35% के करीब का सीट शेयर। लेकिन फिर भी नोट करें कि ऑपोजिशन के पास एक 35% का सीट शेयर अभी भी है। अब देखते हैं ऑपोजिशन की रूल्ड स्टेट्स। यहाँ पे 13 राज्य हैं जहाँ पे ऑपोजिशन पावर में है। ये हैं आंध्रा, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, बंगाल एट्सेट्रा। ये टोटल 13 राज्य हैं। यहाँ पे टोटल असेंबली सीट्स हैं 1995, जहाँ पे 1239 सीट्स जो हैं वो हैं नॉन एनडीए और पार्टनर्स के हाथ में, जो कि 62% का सीट शेयर बनता है। तो जैसा कि आपने देखा, जो भी पार्टी इन पावर है उसके पास रफली 60 से 65% के करीब सीट शेयर होता है। तो ये है फाइनल टैली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर आज हों तो ये रहा वोट शेयर। इसमें हम स्टेट्स अब जोड़ देते हैं तो टोटल सीट्स बनती हैं 4803, जिसमें से एनडीए के पास रहेंगी 2607 और नॉन एनडीए के पास 2196। सीट वाइज शेयर है 46% वर्सेस 54% का, और वोट शेयर है 42% वर्सेस 58%। इसका ये मतलब है कि एनडीए का भी प्रपोज किया हुआ प्रेसिडेंट कैंडिडेट बहुत आराम से जीत जाएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? बीजेपी क्यों चिंतित है? वो चिंतित इसलिए है कि जो आने वाली 5 स्टेट्स हैं उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या इस इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को चेंज कर देगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि इन इलेक्शंस का क्या अफेक्ट होने वाला है। तो ये रहा इलेक्टोरल कॉलेज जो आज की तारीख में है। ये टेबल मैं आगे यूज़ करूँगा। सीट शेयर मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो वोट शेयर की बात करेंगे, जो एनडीए के पास 58% था और नॉन एनडीए ऑपोजिशन के पास 42%। यही टेबल मैं आगे लेके बढ़ता हूँ। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है उसका जो रिज़ल्ट पर अफेक्ट पड़ेगा। आज की तारीख में यूपी में एनडीए और इंडिपेंडेंट्स मिला के उनके पास 316 सीट्स हैं 403 में से, जिसकी टोटल वोट वैल्यू है 65,728। अगर एनडीए या बीजेपी इस चुनाव आने वाले चुनाव में उनकी सीट्स 150 हो जाती हैं तो वोट की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 31,200। ये कमी जो है वो है 34,528 वोट की। ये वैल्यू एनडीए से जो है वो कम होगी और ऑपोजिशन में जुड़ जाएगी। और यूपी का अफेक्ट यही नहीं होगा, क्योंकि यूपी में अगर बीजेपी नहीं जीती तो एक तरह से जो फेंस हिटर्स हैं उनका ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि उन्हें बीजेपी के साथ रहने में फिर कोई वैल्यू नज़र नहीं आएगी। और मोस्ट प्रोबेबल इसमें से जो जंप करेंगे वो वाईएसआर कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और बीजू जनता दल। इनमें से इन तीनों दलों की रिलेशनशिप बीजेपी के साथ कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। तो अगर ये 3 पार्टीज एनडीए के साथ नहीं जाती हैं तो इनका भी वोट शेयर कम होगा। इन तीनों का वोट शेयर टोटल मिला के 43,896 है, जो कि एक बहुत भारी नंबर है। तो अब जो प्रेसिडेंट इलेक्शन का वर्डिक्ट जो मैंने पहले दिखाया था वो अब रिवाइज हो जाता है। उसमें यूपी का लॉस ऐड होता है, वाईएसआर कांग्रेस का लॉस, बीएसपी, बीजेडी सब मिला के उनके टोटल लॉस हो जाता है 78,424 वोट का। तो ये अगर हम निकाल दें तो दोनों का जो वोट शेयर है वो एनडीए और नॉन एनडीए का लगभग बराबर हो जाता है 51 वर्सेस 49। तो इसीलिए बीजेपी को ये चिंता बनी हुई है, क्योंकि इसमें मैं अगर उत्तराखंड ऐड कर दूं तो शायद ये 50-50 हो जाता है। तो बीजेपी का यूपी में जीतना
एक इवेंट अपने में है ही कि वो यूपी को अगेन रीगेन कर लें, लेकिन एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इवेंट भी है जिससे आने वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का अफेक्ट भी वो नलीफाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पंजाब की बात नहीं की है, पंजाब की बात इसलिए नहीं की है कि वहाँ पे बीजेपी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो दोनों जो पार्टीज लड़ रही हैं वो ऑपोजिशन में है। अगर कांग्रेस नहीं आएगी तो आम आदमी पार्टी आएगी, तो बीजेपी के प्रेसिडेंशियल वोट्स पंजाब से नहीं आएंगे। मणिपुर और गोवा बहुत छोटे राज्य हैं, उनका हार्डली कोई अफेक्ट पड़ेगा। हाँ, उत्तराखंड में हो सकता है कि 1000-2000 पॉइंट्स बीजेपी की तरफ आ जाएं, बट वो अभी देखना है। तो ये रही अर्थमेटिक प्रेसिडेंट चुनाव की। बहुत कुछ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। इसके लिए बीजेपी इज़ फुली कैपेबल ऑफ स्प्रिंगिंग एनी सरप्राइजेस। वो कभी भी एक आश्चर्यजनक डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए ऑपोजिशन को तैयार रहना पड़ेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये ज़रूर लिखिएगा हमें, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।